बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, ये आज का हमारा टॉपिक है और इस लेक्चर के दौरान हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो प्रॉब्लम्स जो एक फर्म को फेस करनी पड़ती हैं, एक रोल ऑफ फर्म एंड द प्रॉब्लम्स दैट ऑल फर्म फेस। ये आज का हमारा टॉपिक है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले हमने आपको डिमांड भी पढ़ाई थी, सप्लाई भी पढ़ाई थी, ठीक है, और मार्केट इक्विलिब्रियम भी बताया था। हमने आपको प्रोडक्शन भी बताई थी, हमने आपको कॉस्ट भी बताई है। आज जो है हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। सो ऑब्जेक्टिव हमारे इस लेक्चर के क्या होंगे? So after studying this chapter you will be able to explain what a firm is and describe the economic problem that all firm faces. So you would be able to explain the problems of firm as well as you will be able to solve them. Now distinguish between technological efficiency and economic efficiency, ये भी आज के चैप्टर का हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम लर्न कर सकें कि टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है और इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है। इसके बाद हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है डिफाइन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोप विद दिस प्रॉब्लम, राइट। देन आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू describe the distinguish between the different types of market in which firm operates. So remember, different type of markets in which firm operate, different types, right? वो हम आपको बताएंगे, preferred competition, monopoly, monopolistic competition, ये सारी चीजें हम आपको तफसील से समझाएंगे। Now explain why market coordinate some economic activities and firm coordinate other, right? So ये भी आज हम explain करेंगे। Now, the firm and its economic problem. A firm is an institution that hires factors of the production and organize them to produce and sell goods and services. So, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो करता है क्या है, फैक्टर्स को हायर करता है। अब आपको याद है फैक्टर्स कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लैंड, लेबर और कैपिटल को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके फिर क्या करती है? गुड्स प्रोड्यूस करती है या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। सो अ फर्म इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हायर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल। और फिर करती क्या? एंड ऑर्गेनाइज देम, और उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करती है टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो ये गुड्स और सर्विसेज का तो यकीनन आपको डिफरेंस मालूम हो ना। गुड्स जैसे जो फिजिकल आपको नजर आती हैं, जैसे किताब है, पेन है, कोट है, पैंट है, ये सारी चीज आपकी गुड्स है। और सर्विसेज आपको मालूम है, बैंक में आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, टीचर्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से जो वकील हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड व्हाट आर दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एंड व्हाट दे डू? दे ऑर्गेनाइज देम। व्हाई दे ऑर्गेनाइज देम? टू प्रोड्यूस and sell goods and services. So the firm and its economic problem में हम सबसे पहले आपको हमने अपने फर्म एक्सप्लेन किया। Now अब फर्म्स के गोल्स क्या क्या होते हैं? So very first goal of a firm is to maximize the profit. अब देखें ना, कोई भी फर्म इसीलिए ऑपरेट करती है ताकि वो प्रॉफिट अर्न करे और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट गोल ऑफ अ फर्म। व्हाट इज दैट? अ फर्म इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इफ द फर्म फेल्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इट इज ईदर एलिमिनेटेड और बॉट आउट बाय अदर फर्म सीकिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब फर्ज कीजिए कि एक फर्म जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाती,
ठीक है। अगर वो फर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाती तो या तो उसे बिजनेस छोड़ के जाना पड़ेगा या कोई ऐसी और फर्म उसे खरीद लेगी, राइट। सो अल्टीमेट गोल जो है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, वो आप नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि यू वोंट सर्वाइव इन द मार्केट, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपकी फर्म को वो जो है छोड़ के बिजनेस जाना पड़ेगा, या दूसरी सूरत में कोई और फर्म आपकी फर्म को खरीद लेगी, राइट। सो पहला गोल क्या था फर्म का, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब देखें इसी की रोशनी में दूसरा गोल देखें, और अगर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन, सिंपल, या तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, और आपकी फर्म बिक जाएगी, दूसरी किसी फर्म के पास चली जाएगी। ओके, नाउ मेजरिंग फर्म्स प्रॉफिट, आप जेन में रखने हैं ऑब्जेक्टिव फर्म का क्या होता है, प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव फर्म, किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज प्रॉफिट। ओके, फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। अब उस प्रॉफिट को फर्म ने मैक्सिमाइज करना होता है, राइट। हमें फर्म के प्रॉफिट को मेजर करना आता होगा तो हम मैक्सिमाइज कर सकेंगे। तो फर्म के प्रॉफिट को मेजर कैसे किया जाता है, अब हम आपको ये बताएंगे। हमने प्रोडक्शन के दौरान भी आपको बताया था कि अकाउंटेंट्स जो हैं मेजर्स अ फर्म्स प्रॉफिट यूजिंग रूल लेड बाय इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये दो जो है वो आपके रूल सेटिंग बॉडीज हैं। तो जिस तरह से ये रूल सेट करेंगी आपको जो है वो, अगर आप प्रॉफिट को मेजर कर रहे हैं तो ये अकाउंटेंट रूल कहलाएगा, राइट। अकाउंटेंट मेजर, अकाउंटेंट्स जो होते हैं किसी फर्म के अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो प्रॉफिट को मेजर करते हैं किस तरह से, उन रूल्स की मदद से, जो रूल्स जो है रूल सेटिंग बॉडीज जो होती हैं वो सेट करती है, जैसे कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अमेरिका में। ओके, नाउ their goal is to report profit so that the firm pay the correct amount of tax and is open and honest about its financial situation with its banks and other lenders। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि ये आपको प्रॉपर, परफेक्ट और ऑनेस्ट तरीके से जो है वो प्रॉफिट से मेजर क्यों करना जरूरी है, उसकी क्या वजह है, ठीक है, ताकि आप दुरुस्त प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप प्रॉपर टैक्स पे कर सके, राइट। सो एक तो ये हुआ कि इसलिए ज़रूरी है प्रॉफिट्स अकाउंटेंट मेजर्स जो है अडॉप्ट करने, ताकि आप प्रॉफिट जो है वो प्रॉपरली मेजर करें और फिर आप टैक्स प्रॉपर पे करें। अब जब आप टैक्स प्रॉपर पे करेंगे तो इसके अलावा और क्या हो सकती है, आप ऑनेस्ट होंगे उन अदारों से जिनसे आपने कर्जा लेना है अपने बिजनेस के लिए, बैंक्स के साथ आप ऑनेस्ट होंगे। बैंक्स को आपकी जो है वो प्रॉफिट स्टेटमेंट देख के आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि आपकी फर्म की वर्थ क्या है, राइट। सो इस तरह से आप लेंडर्स के लिए आप जो है वो अपनी प्रॉफिट की शीट रखते हैं ताकि वो आपको अंदाजा कर सके आपको कितना लेंड करना है। और इसी तरह से अदर लेंडर्स जो और कहीं से आप जो फर्म्स आपकी कर्जे वगैरह लेती हैं उनके सामने आप ऑनेस्ट आपने रिपोर्ट पेश करनी होती है। सो ये फर्म्स का दिस इज हाउ अ फर्म मेजर्स प्रॉफिट। ओके, नाउ इकोनॉमिक मेजर प्रॉफिट बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेजर्स ऑफ कॉस्ट, राइट। सो ये आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आई थिंक इट वाज 6th और 7th लेक्चर जिसमें हमने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया। तो इकोनॉमिस्ट जो है मेजर्स प्रॉफिट बेस्ड ऑन एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर ऑफ कॉस्ट। ओके, now the firm and its economic problems, the opportunity cost, the very first is opportunity cost. A firm decision respond to opportunity cost and economic profit. A firm's decision जो है, किसी भी फर्म का डिसीजन किस चीज पर जो है वो डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक प्रॉफिट के ऊपर। यानी कि फर्म्स डिसीजन रिस्पॉन्ड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रॉफिट की बेस पे एक फर्म मुख्तलिफ फैसले करती है। ओके, नाउ अ फर्म्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इज द बेस्ट फॉरगोन अल्टरनेटिव यूज ऑफ इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वो बड़ी सिंपल सी चीज। मैंने आपको बड़ी तफसीलन कॉस्ट के जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि एक फर्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वो ये होगी कि वो
चंद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म करती क्या है, पहले तो आपको ये मैंने आज बताया था, ठीक है। फर्म्स करती क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठे करती हैं और इकट्ठा करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, राइट। अब जो उन्होंने किसी फर्म ने लैंड, लेबर और कैपिटल को इकट्ठा किया और उससे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, अगर वो जो भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्ज करें वो मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पेन्स भी प्रोड्यूस कर सकते थे, बॉल पॉइंट भी, कुछ और चीज भी प्रोड्यूस कर सकते थे उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके, ये लैंड, लेबर, कैपिटल को और को इस्तेमाल करके वो कुछ और भी प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने उस प्रोडक्शन को छोड़कर इस प्रोडक्शन की तरफ आए। सो द फर्म्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इज द बेस्ट फॉरगोन अल्टरनेटिव ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो बेस्ट से जो है जो उसका अल्टरनेटिव है, सेकंड बेस्ट जिसे आप बोलते हैं। तो सेकंड बेस्ट को छोड़कर आपने बेस्ट चीज प्रोड्यूस की ना, तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो आप छोड़कर आपने जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, फर्म्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इज द बेस्ट फॉरगोन अल्टरनेटिव यूज ऑफ इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ opportunity cost include both explicit cost and implicit cost. So opportunity cost में explicit cost भी आती है और implicit cost भी आती है, okay? अब हम आपको explicit और implicit पहले भी बता चुके हैं और अभी भी उसके बारे में थोड़ी सी आपको नो हाउ देंगे। So explicit cost और cost paid directly in money. Explicit cost क्या होती है, जो डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ मनी आप पे कर रहे होते हैं, जैसे लेबर ली तो वेज दे रहे हैं, जैसे कैपिटल लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी, जैसे रॉ मटेरियल लिया तो उसके लिए पैसे दे रहे हैं कि जिसके एवज आपने डायरेक्ट पैसे दिए, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी, जिसके एवज आपने डायरेक्ट पैसे दिए। और इम्प्लिसिट कॉस्ट इसके यकीनन उलट होगी। देखें, इम्प्लिसिट कॉस्ट और कॉस्ट incurred when a firm uses its own capital or the owner's time for which it does not make a direct money payment. अब देखिए ना बात, ये इसको समझने कि explicit cost कौन सी cost होती है, that is the cost जो कि आप in form of money पे कर रहे होते हैं, और implicit cost कौन सी होती है, जो in form of money तो आप नहीं पे कर रहे होते, लेकिन अगर देखें ना owner of capital है, right, वो अपने कैपिटल को खुद इस्तेमाल कर रहा है या अपने वक्त को जो कहीं और लगा सकता था, ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है जी, और इसके लिए उसे डायरेक्ट मनी जो है वो पे नहीं करनी पड़ रही, राइट। सो उसकी अपनी मशीन है, उसके अपने टूल्स हैं, अब एक एंटरप्रेन्योर है, उसका वक्त है, ठीक है, जो वो किसी और काम में भी लगा सकता था लेकिन इधर लगा रहा है, राइट। तो अब उसको अपने आप को पे थोड़ी कर रहा है या अपने कैपिटल के लिए पे थोड़ी कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो कि इम्प्लिसिट costs are cost incurred when a firm uses its own capital or its owner's time for which it does not make a direct money payment, okay? So implicit और explicit cost को आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसको अच्छी तरह से ज़हन में बिठाना है। Now the firm can rent capital and pay an explicit rental cost reflecting the opportunity cost of using the capital. So firm can rent the capital and pay its explicit rental cost, right, reflecting the opportunity cost of using the capital. अगर अपने कैपिटल को किसी और को दे देते और उससे जो उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है जी, वो आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। Now, the firm can also buy capital and incur implicit opportunity cost of using its own capital, called the implicit rental rate of capital. So the firm can also buy capital and incur an implicit opportunity cost of using its own capital. उसको क्या कहते हैं, implicit rental rate of capital. Now, the implicit rental rate of capital is made up of, उसमें क्या होता है, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन और दूसरा इंटरेस्ट फॉरगॉन। अब इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इज द चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल ओवर द टाइम पीरियड। एक कैपिटल है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, वो एक वक्त के लिहाज से उसके अंदर शिकस्त तो रेख्त होती है और उसकी वैल्यू में तब्दीली आती है, इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, राइट। सो इम्प्लिसिट रेंटल रेट ऑफ कैपिटल के दो कंपोनेंट हैं, रेंटल इम्प्लिसिट रेंटल रेट के दो कंपोनेंट हैं, एक क्या है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन और दूसरा क्या है इंटरेस्ट फॉरगॉन। सो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या होती है, इज द चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल ओवर अ गिवन टाइम period, okay? Now
interest foregone in the return on the funds used on acquired the capital. So interest जो आपने forgo किया है in return on the funds used to acquire the capital, right? So ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? Implicit rental rate. So economic depreciation plus interest foregone जो है, इसको हम इसका sum निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा? Implicit rental rate. So in other words, we can say implicit rental rate is equal to economic depreciation plus interest foregone. So इस तरह से आप बड़े अच्छी तरह से याद रखिएगा कि implicit rental rate क्या होता है, डेप्रिसिएट जो होता है आपका कैपिटल, और जो आपने इंटरेस्ट फॉरगो किया होता है, ठीक है जी। नाउ द कॉस्ट ऑफ ओनर्स resources in his or her entrepreneurial ability and labor expended in running the business. The opportunity cost of owner's entrepreneurial ability is the average return from the contribution that can be expected from running another firm. This return is called normal profit. So again, learn the opportunity cost of owner's entrepreneurial ability is the average return from the contribution that can be expected from running another firm. This return is called normal profit. ये ना करता तो कुछ और करता, ठीक है, तो उसको हम क्या, उस रिटर्न को क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, जनरली मैं इसको आसानी के लिए आपको समझने के लिए समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. ये चारों मिलकर चीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. अब लैंड को तो आपने रेंट दे दिया, लेबर को आपने क्या दे दिया? वेज दे दी, और कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? नॉर्मल प्रॉफिट. और वो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ओनर्स एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी इन द एवरेज रिटर्न फ्रॉम दिस कंट्रीब्यूशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम रनिंग अनदर फॉर्म. ओके, now the opportunity cost of owner's labor spent running the business in the wage income foregone by not working in the next best alternative job. तो देखें, अगर मैं अपना बिजनेस नहीं कर रहा, अगर आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना बिजनेस अगर वो नहीं करेंगे तो कहीं पे जॉब करेंगे, जॉब करेंगे तो आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, राइट? ओके, तो वो जॉब से जो आपको रिटर्न मिला है वो आपने फॉरगो किया अपने बिजनेस के लिए. ओके, जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, देखिए एक एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस चला रहा है, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी, मैनेजमेंट की एबिलिटी होगी, वो मैनेजर कहीं किसी फॉर्म में लग सकता है. ओके, तो वो उसने उस जॉब से उसको पैसे मिलने थे, वो पैसे उसने तर्क करके अपने बिजनेस में जो है वो अपनी टाइम लगाया. तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ओनर्स लेबर स्पेंड रनिंग द बिजनेस इन द वेज इनकम foregone by not working in the next best alternative job. जो जॉब वो कर रहे, जो वो बिजनेस कर रहे, उससे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो था, जो जॉब थी, उसने फॉरगो की है. ओके, सो आई होप कि फर्म्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपको समझ आ रहे हैं. ये सारे प्रॉब्लम्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़ेंगे, मोनोपोली पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्ट, तो ये सारे टर्म्स इस्तेमाल होंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से आज समझना है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. Now, economic profit. Economic profit equals a firm total revenue minus its opportunity cost of production. Economic profit क्या होता है? Economic profit equals a firm's total revenue minus its opportunity cost of production. A firm's opportunity cost of production is the sum of implicit cost and explicit cost. So, याद रखिएगा कि सिंपली अगर आप देखें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. अब ये जो कॉस्ट है, ये सिंपल कॉस्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आपको मैंने पहले बताया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के दो जो है कंपोनेंट होते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. वो कॉस्ट जो आप पैसों की सूरत में दे रहे होते हैं, और वो कॉस्ट जो आपको पैसों की सूरत में नहीं देनी होती, राइट? बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ के जो आप जो है वो इसकी तरफ आते हैं, वो इसमें, यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट भी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हमने सम निकालना है. सम निकाल के हमने उसे देखना है, उसको डिडक्ट करना है, किस में से? रेवेन्यूज में से, और जो बचेगा वो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा. सो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल्स अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू माइनस इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये सम होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। अब जनरली मैं कह सकता हूं प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू minus implicit cost minus explicit cost. Okay, so this is how we can calculate the economic profit. Now normal profit is the part of firm's opportunity cost. So economic profit is profit over and above normal profit, right? So normal profit और economic profit में क्या फर्क हुआ? Normal profit is the part of firm's opportunity cost. ये फर्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हिस्सा होता है। भला वो कैसे? देखिए कॉस्ट क्या होती है, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के जो खर्चात बर्दाश्त करते हैं वो कॉस्ट है। अब आपने प्रोड्यूस कोई चीज करनी है तो मैंने आपको कॉस्ट के पढ़ाते हुए और प्रोडक्शन पढ़ाते हुए बताया था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलकर किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों मिलकर जो है किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। लैंड को तो सिंपली रेंट मिल गया, लेबर को तो सिंपली रेट ऑफ वेज मिल गया, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो 4 हैं, 4 मिलकर किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाट इन द केस ऑफ एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। सो अब देखिए कि इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट के अंदर मौजूद होता है, फर्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, फर्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर मौजूद होता है। सो कॉस्ट जो है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का सम बताया था आपको, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ फर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। मसलन इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है अगर रेवेन्यू माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। अच्छा, रेवेन्यू और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर हो गए, जब ये दोनों बराबर हुए तो प्रॉफिट तो 0 हो गया। तो क्या अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्म बंद हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा? इसके बारे में सोचने, इसमें इश्यू ये है कि ऑलरेडी कॉस्ट के अंदर एंटरप्रेन्योर का नॉर्मल प्रॉफिट शामिल है। ओके, अच्छा, तो वो ऑलरेडी शामिल है। वो क्यों शामिल है? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऑलरेडी एडेड है। क्यों एडेड है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों मिलकर जब चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो लैंड का रिटर्न जो है वो रेंट हो गया, लेबर का रिटर्न वेज हो गया, कैपिटल का रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सो नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट के अंदर शामिल होता है। Okay, so it means normal profit is the part of firm's opportunity cost. So economic profit is profit over and above normal profit. Normal profit से ये ऊपर की बात होती है, उससे ऊपर की, right? Now, economic accounting, a summary. Economic profit. Economic profit equals a firm's total revenue minus its opportunity cost of production. A firm's opportunity cost of production is the sum of explicit and implicit cost. Normal profit is the part of firm opportunity cost. So economic profit is the profit over and above normal profit. Okay. Now, economic accounting, a summary. The maximum इसकी क्या, to maximize profit, a firm must make 5 basic decisions. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म को 5 फैसले करने पड़ते हैं। सो इकोनॉमिक अकाउंटिंग की हम समरी बताने जा रहे हैं। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अ फर्म मस्ट हैव 5 बेसिक डिसीजन। ओके, व्हाट आर दीज 5 डिसीजंस? लुक, फर्स्ट, व्हाट गुड एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। देखिए, गुड्स या सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है जी, और उसकी क्वांटिटीज कितनी होंगी, ठीक है। पहला इशू तो ये क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फेस इज व्हाट इज दैट, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट क्वांटिटीज what quantity produced, right? So to maximize profit, a firm have to make 5 basic decisions. What is the first? क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए और कितनी की जाए। पेन प्रोड्यूस किया जाए, कॉपी की जाए, फ्रिज बनाया जाए, टेलीविजन बनाया जाए, मकान बनाया जाए, कुर्सी मेज क्या बनाया जाए, राइट। सो पहला ये, ठीक है। दूसरा डिसीजन आपने क्या करना है कि वो अगर वो हमने फैसला कर लिया कि हमने मार्केट बनाने, राइट, किसी भी बेस पे फैसला, वो बताएंगे किस बेस पे हम फैसला करते होते हैं। अगर हमने मार्कर के हक में फैसला किया तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, हम वो मार्कर कितनी प्रोड्यूस करें। सो वेरी फर्स्ट इशू विच यू हैव टू फेस इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट, दैट इज व्हाट गुड
and services to produce and in what quantity. Now, how to produce, again important, how to produce, the production technology to use, कौन सी production technology इस्तेमाल करनी, कितना लेबर और कितना कैपिटल इस्तेमाल, क्या कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल करना है या लेबर ज्यादा इस्तेमाल करना है. अगर आप कैपिटल ज्यादा, वैसे जनरली आपको बता रहा हूँ, अगर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा है और लेबर का इस्तेमाल प्रोपोर्शनली कम है तो इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, राइट. और अगर किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लेबर ज्यादा इन्वॉल्व है और कैपिटल कम है तो इसको बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक. ओके, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, आपको ये काम आएंगे वर्ड्स, राइट. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मीन द टेक्निक where you are using more capital, or labor intensive technique, the technique where you are using more capital. So capital intensive, more capital, labor intensive, more labor. It means more labor and less capital, labor intensive. Okay, all right. So what good and services to produce and in what quantity. Next is how to produce, the production technology to use. अभी important चीज है, how to produce. राइट, द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्या लेबर ज्यादा लगाएं, कैपिटल लगाएं, क्या प्रोपोर्शन पे लगाएं, राइट. नाउ हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड कंपनसेट इट्स मैनेजर एंड वर्कर. ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए और उनको कंपनसेट कैसे किया जाए, अपने मैनेजर्स को कंपनसेट किया जाए और उसको अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए और कंपनसेट मैनेजर्स को कैसे किया जाए, राइट. द फोर्थ वन इज हाउ टू मार्केट एंड प्राइस इट्स प्रोडक्ट, राइट. सो आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मार्केट किस तरह से करना है और उसकी प्राइस कैसे डिटरमिन करनी है. ओके, द फिफ्थ वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस इटसेल्फ एंड व्हाट टू बाय फ्रॉम अदर फर्म. वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज हमने खुद प्रोड्यूस करनी है और क्या चीज हमने दूसरी फर्म से जो है वो खरीदनी है. सो दीज आर द 5 बेसिक डिसीजन व्हिच वी नीड टू मेक टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, राइट. व्हाट आर दीज 5? 1, क्या प्रोड्यूस किया जाए, राइट. पहला क्वेश्चन तो ये है ना, आप बिजनेस शुरू करेंगे तो किस चीज की बिजनेस शुरू किया जाए, राइट. क्या लॉ फर्म खोली जाए, क्या कोई स्कूल बनाया जाए, सर्विसेज की अगर बात हो रही है, ठीक है. तो अगर गुड्स की बात हो रही है तो क्या पेन बनाए जाए, मार्कर्स बनाए जाए, शर्ट्स बनाई जाए, क्या बनाई जाए. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट. और अगर ये आप पहला फैसला करें क्या प्रोड्यूस किया जाए तो दूसरा फैसला क्या होगा, वो जो गुड या सर्विस है वो कितनी प्रोड्यूस की जाए. फिर हाउ टू प्रोड्यूस, राइट. कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए. हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड कंपनसेट्स इट्स मैनेजर एंड द वर्कर. हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड कंपनसेट्स इट्स मैनेजर एंड वर्कर. किस तरह से ऑर्गेनाइज और उनको किस तरह से कंपनसेट किया जाए, उनको किस तरह से जो है वो मुआवजा दिया जाए. ओके, हाउ टू मार्केट एंड प्राइस इट्स प्रोडक्ट. ओके, किस तरह से मार्केट की जाए वो गुड और उसको किस तरह से उसकी कीमत का तयन किया जाए. तो ये आपके, और फाइनली व्हाट टू प्रोड्यूस इटसेल्फ एंड व्हाट टू बाय फ्रॉम अदर फर्म, राइट. कितनी चीज वो खुद प्रोड्यूस करे और क्या क्या उसका जो है दूसरी फर्म से जो है वो खरीदा जाए. मसलन देखिए ना, अगर आपने पेन बनाना है, पेन, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अ पेन, राइट. सो आपने उसका जो है वो क्या कवर या उसकी इंक या उसकी जो निब है तो क्या आप खुद आप बना लेंगे निब, या आपने वो जो टिप है उसकी खुद बना लेनी है, या जो कोई फर्म और बना रही है टिप्स पेनों की उससे खरीदना आपके लिए मुनाफा बख्श हो सकता है. तो ये सारे फैसले आपने करने होते हैं. ओके, नाउ द फर्म्स कंस्ट्रेंट. अब फर्म के रास्ते में रुकावटें क्या होती हैं, शराइत क्या होती हैं, ठीक है. वो कौन सी दिक्कतें हैं जो फर्म को फेस करनी पड़ती हैं, राइट. उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, राइट. तो देखें, the 5 basic decisions of a firm are limited by the constraint it face. There are 3 constraints a firm face, right. So generally ये जो 5 डिसीजन आपने करने होते हैं, राइट, ये क्यों आपने इतना सोच विचार के साथ करने होते हैं कि आपकी जो जराए हैं ना, आपके रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, आप constraints आप फेस कर रहे हैं, राइट. एंड देयर आर 3 मेन constraints faced by a firm, that are technology, information and market. So these are the 3 constraints faced by a firm. So जो 5 डिसीजन करने होते हैं, these 5 basic decisions of a firm are limited by the constraint it face, and these three are technology, information and market. Now we'll discuss these 3 constraints one by one. First technology, then information, then market, right. Now technology constraint.
सो याद रखिएगा हमारे 3 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसमें से पहला कंस्ट्रेंट क्या है, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट। नाउ टेक्नोलॉजी इज एनी मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग अ गुड और सर्विसेज, किसी गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी। तो टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, इज एनी मेथड, ऐसा मेथड राइट जिससे हम चीज या वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आपको मालूम है कि वक्त के साथ साथ एडवांस होती चली जाती है। ओके, यूजिंग द अवेलेबल टेक्नोलॉजी द फर्म कैन प्रोड्यूस मोर ओनली इफ इट हैज मोर रिसोर्सेज which will increase its cost and limit the profit of additional output। इस एक 4 लाइन या पैराग्राफ को आपने समझना, प्रोडक्शन का चैप्टर अगर आपके ज़हन में है तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। यूजिंग द अवेलेबल टेक्नोलॉजी द फर्म कैन प्रोड्यूस मोर ओनली इफ इट हायर्स मोर रिसोर्सेज। सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अगर वो और चीज प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, और रिसोर्सेज हायर करने पड़ेंगे, ठीक है जी। विच विल इंक्रीज इट्स कॉस्ट एंड लिमिट्स द प्रॉफिट ऑफ एडिशनल आउटपुट, राइट। तो फिर उससे क्या होगा, अगर आपने वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को ज्यादा करना है, ठीक है जी, तो फिर होगा क्या, इसकी फर्म की कॉस्ट बढ़ जाएगी जिससे उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। हाँ, जितना आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उसका प्रॉफिट जो है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जस्ट मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, मैंने कॉस्ट पढ़ाते हुए आपको बताया था ना कि यू शेप्ड होता है, ठीक। अगर यू शेप जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके आप मिनिमम पॉइंट पे फर्म मौजूद है, राइट। अगर उसने उससे ज्यादा चीज प्रोड्यूस करनी है, राइट, क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो द फर्म हैव टू मूव ऑनवर्ड, आगे की तरफ फर्म मूव करेगी, राइट। तो जब वो आगे की तरफ मूव करेगी ना, तो इसका मतलब है कि मजीद क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा, आपको मैंने अभी बताया था, प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। अगर मजीद क्वांटिटी पैदा करने से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका मतलब है पर यूनिट रिटर्न कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो रहा है। अब दोबारा इस पैराग्राफ को गौर से देखिए, यूजिंग द अवेलेबल टेक्नोलॉजी द फर्म कैन प्रोड्यूस मोर ओनली इफ इट हायर मोर रिसोर्सेज, ज्यादा रिसोर्सेज हायर करती है और उस चीज को प्रोड्यूस करती है, विच विल इंक्रीज इट्स कॉस्ट एंड लिमिट्स द प्रॉफिट ऑफ एडिशनल आउटपुट। आपको मैंने बताया था आउटपुट इंक्रीज होगी तो 3 सूरत हाल हो सकती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। ओके, ये आपको याद है ना। तो अगर आप मजीद प्रोड्यूस और डिक्रीजिंग रिटर्न में आप पहुंच चुके हैं, अब आप मजीद चीज प्रोड्यूस करेंगे, रिटर्न डिक्रीज होंगे, प्रॉफिट जो है वो लिमिट हो जाएगा, राइट। सो अब टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट आपने गौर किया क्या होता है, टेक्नोलॉजी एक मेथड होता है जिसकी वजह से आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। वक्त के लिहाज से वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप करती चली जाती है, और प्रोड्यूस अगर आप ज्यादा चीज प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू हायर मोर right resources. When you hire more resources, what will happen then, your cost will increase. If your cost will increase, what will happen then, your profit will limit, right, because profit is equal to revenue minus cost। अगर cost बढ़ती चली जा रही है और बढ़ रही है उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से रेवेन्यू बढ़ा उस रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से कॉस्ट बढ़ रही है, इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन रेवेन्यू कम बढ़ता है और कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, लिमिट्स हो जाएंगे। आई होप आपको टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट आपको समझ आया होगा। नाउ सेकंड कंस्ट्रेंट वाज इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट। व्हाट इज दैट, अ फर्म नेवर पोजेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ईदर द प्रेजेंट और द फ्यूचर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी फर्म को प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उसकी सेल्स कितनी होगी, उसकी डिमांड कितनी है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी फर्म के पास होना मुमकिन नहीं है। वो आपने देखा होगा कि जब हमने डिमांड को एस्टिमेट करना आपको सिखाया था तो उसमें कितनी दिक्कतें होती हैं, क्वेश्चनियर बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ अच्छे जवाब आते हैं, कुछ बुरे जवाब आते हैं, कुछ गलत जवाब आपको दे देते हैं, कुछ इंटरव्यू गलत तरह से जो है वो आप ले लेते हैं, आपने इंटरव्यूज को जो भेजा हुआ है वो इंटरव्यू गलत तरीके से लेते हैं, इंफॉर्मेशन गलत पहुंच जाती है। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है किसी भी फर्म के पास कभी भी नहीं होती। सो इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट क्या है, द फर्म नेवर पोजेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ईदर द प्रेजेंट और द फ्यूचर। ना हाल के बारे में उसे पता होता है ना उसको आने वाले वक्त के बारे में, नीदर यानी कि एनालाइज नाउ नॉर ही कैन फॉरकास्ट प्रॉपरली, राइट। नाउ इट इज constrained by limited
information about the quality and effort of its workforce, right? So it is constrained by limited information about the quality and the efforts of its workforce की quality और उनकी effort, कौन अच्छी quality और कौन अच्छी effort कर रहा है, and current and future buying plan of its customer and the plans of its competitor. बड़े गौर से देखिएगा आप, देखिए फर्म को जनरली क्या फेस कर, किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती, उसके अपने वर्कर्स या उसके रिसोर्सेज क्या प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा, वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में जो कंज्यूमर के खरीदने के प्लान्स हैं आज के और आने वाले वक्त के क्या हैं, और तीसरा क्या है कि उसके कंपटीटर्स हैं उनका क्या प्लान है। अब ये तीन इंफॉर्मेशन अगर एक प्रोड्यूसर को प्रॉपरली मिल जाए तो मीन परफेक्टली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात 100% एक्यूरेट पता चल सकती है कि किस वर्कर की कितनी कैपेबिलिटी है और क्या वो अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के बराबर काम कर रहा है कि नहीं। ऑनेस्टली नोबडी कैन टेल यू एक्यूरेटली। ना कोई आपको ये बता सकता है कि कंज्यूमर जो आज बाजार जा रहा है या बाजार जाएगा वो उसके प्लान क्या है आज के, और फिर अगले महीने वो जो प्रोडक्ट आप या सर्विस आप प्रोड्यूस करो वो कितनी लेगा। तो आप गेस वर्क है, आप फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करने का तरीका भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट जब मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स पोर्शन पढ़ेंगे तो हम आपको फोरकास्ट करने के जो बिल्कुल न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल तरीके भी बताएंगे। तो फोरकास्ट वी कैन फोरकास्ट, हाउएवर जब भी आप फोरकास्ट करते हैं तो आपकी प्रेजेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है उनकी बेस पर जो है ना आप फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। अब इशू मैंने आपको बताया ना कि जब यू कैन नॉट इवन टेल नो अबाउट द प्रेजेंट करेक्टली, राइट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर हु इज गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम प्रोडक्ट्स, व्हाट इज गोइंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या खरीदने जा रहा है, कितना खरीदेगा, आने वाले महीने में कितना खरीदेगा, उससे अगले में कितना खरीदेगा, ये नहीं पता चल सकता। जब ये एक्यूरेटली पता नहीं चल सकता इसका मतलब है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूसर के पास नहीं होती। इट मीन बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट, इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट है, ठीक है जी। तो वर्क फोर्स के बारे में, उनकी क्वालिटी और एफर्ट के बारे में, करंट और फ्यूचर बाइंग प्लान्स जो हैं कस्टमर्स के वो, और द प्लान्स ऑफ द कंपटीटर। मीन कंपटीटर के प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या करने जा रहा है, क्या वो प्राइस कम तो नहीं करने जा रहा, क्या वो क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं करने जा रहा, क्या वो क्वालिटी को चेंज तो नहीं कर रहा, क्या वो कलरफुलनेस और वट एवर ऑफ द प्रोडक्ट को तो नहीं चेंज कर रहा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेटली मिलनी तकरीबन नामुमकिन होती है। यस, you can guess, you can get idea what is going through the mind of the customer, what this competitor is about to do, right? So you can get how your workers are working, you can get बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा गैस आपके पास आ सकता है, लेकिन परफेक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। तो जैसे टेक्नोलॉजी के आपको कंस्ट्रेंट बताया, इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट भी आपको होपफुली उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप देखिए, द कॉस्ट ऑफ कूपिंग द लिमिटेड इंफॉर्मेशन लिमिट्स द प्रॉफिट। ओके, आपने देखा क्या जी, ये जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी कॉस्ट को ज्यादा कर देते हैं। और जब कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे यू विल आपको इतनी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो जैसे जैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, जो आप यू विल ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन, राइट, एंड आप उसको कुछ ग्रुप्स बनाते हैं जो आपके जो है सर्वे कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो है फोरकास्ट कर रहे हैं। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अदारा बना दिया है, राइट। सो आप ये सारा कुछ, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपके प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, लिमिट्स हो रहे हैं, राइट। सो आपने गौर किया, मैंने आपको बताया था 5 फैसले आपने करने होते हैं। उन 5 फैसलों को लिमिट कौन सी चीजें करती हैं, प्रॉपर वो 5 एक्यूरेट अच्छे और दुरुस्त फैसले होने के रास्ते में रुकावटें क्या क्या है। एक रुकावट हमने आपको टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट बताई और दूसरी इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट आपको बताई। ओके, तो ये 2 हो गए। तीसरी कंस्ट्रेंट के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज मार्केट कंस्ट्रेंट। ओके, नाउ व्हाट अ फर्म कैन सेल and the price it can obtain are constrained by the customer's willingness to pay and by the price and the market effort of other firm. इसको समझिएगा। पहला पार्ट तो आप समझे ना, याद है आपको डिमांड क्या होती थी? डिमांड होती थी पावर ऑफ परचेज प्लस will to purchase. So what a firm can sell and the price it can obtain constrained by what? Number 1, its customer willingness. Its customer willingness to pay. And by the price and the marketing effort of other firm.
दूसरी फर्म क्या कीमत डिटरमिन करने जा रहे हैं और वो क्या एफर्ट करने जा रहे हैं अपनी चीज को बेचने के लिए, तो ये मार्केट कंस्ट्रेंट है. सो इट मीन फर्म कैन what a firm can sell and the price it can obtain are constrained by two things. One, उसका रिलेशन किसके साथ है, कस्टमर के साथ है, कंज्यूमर के साथ. टू, किसके साथ रिलेशन है, कंपटीटर के साथ. कस्टमर के साथ क्या है कि वो किस प्राइस पर कितना खरीदेगा, राइट. और कंपटीटर जो है उसकी वो क्या प्राइस डिटरमिन करेगा और वो एफर्ट क्या करेगा अपनी चीज को बेचने के लिए. ओके, सो मार्केट कंस्ट्रेंट आप होपफुली आपको समझ आया होगा. और द रिसोर्सेज दैट अ फर्म कैन बाय and the prices it must pay for them are limited by the willingness of the people to work for and invest in the firm. Okay, फिर इससे क्या होता है, the expenditure of firm incurs to overcome these market constraints will limit the profit the firm can make. इन प्रॉब्लम्स को, इन तीनों कंस्ट्रेंट्स जो हमने आपको बताए, राइट, तो मार्केट कंस्ट्रेंट है, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट है, इंफॉर्मेशन का कंस्ट्रेंट है, ये तीनों कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने के लिए फर्म क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है. एक्सपेंडिचर करती है, कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है, लिमिट हो जाता है. ओके, सो दीज आर द थ्री कंस्ट्रेंट फेस्ड बाय अ फर्म, राइट, टू मेक द प्रॉपर डिसीजन. वो 5 जो आपको हमने बताए थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सारे जो 5 क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन को कंस्ट्रेंट क्या करते हैं, 3, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड इंफॉर्मेशन. इन 3 कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने के लिए फर्म्स क्या करती है, जो है वो एक्सपेंडिचर करती है. एक्सपेंडिचर करते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है. क्यों, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. द मोमेंट कॉस्ट इंक्रीजेज इट मीन दैट the difference between revenue and cost decreases, right. आपको ये पता है ना, रेजिड्यूल ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो रेजिड्यूल है या डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, जिससे आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा. ओके, नाउ अब हम टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करते हैं. ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से समझें, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है. Technological efficiency occurs when a firm produces a given level of output by using the least amount of input. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है, एक गिवन आउटपुट जो है वो कम से कम इनपुट को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस की जा रही हो. व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, occurs when a firm produces a given level of output by using the least amount of input. Okay, ये टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है. Okay, now there may be different combination of input to use or produce in a given level of output. There may be different combination of input, right? If it is impossible to maintain output by decreasing any one input holding other input constant, the production is technological efficient. ठीक है, ये चीज हमने आपको बतानी थी. दोबारा से आप देखिए, स्लाइड को गौर से देखिए. किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक फर्म लेट से लेबर और कैपिटल लगाती है. ठीक है, अब लेबर और कैपिटल का वो कॉम्बिनेशन जो एक खास आउटपुट के लिए काफी हो, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट. वैसे तो आपको मालूम है डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइट, यू कैन यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस. आपको याद है आइसोक्वांट, आइसोक्वांट इज अ कर्व which is, you know, isoquant is a curve which use different combination of labor and capital which gives you same level of output. Okay, ये different combination से output produce होती है. There may be different combination of input used for producing a given level of output. अब उन combination में से जो ऐसा combination, right, जो कि आप वो कौन सा कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट होगा कि आप अगर एक को फिक्स रख दें, मतलब कैपिटल को फिक्स करके लेबर को आप कम करें, तो जो आउटपुट है वो मेंटेन न की जा सके, जो आउटपुट है वो मेंटेन न की जा. मसलन आप देखें, एक मशीन जो है और उसके ऊपर अज्यूम कर लें 2 लेबर मिलकर दिन के 10 मार्कर बनाते हैं. एक मशीन है, या आप इस तरह से कर लें, 2 मशीनें हैं और 10 लेबर है, 2 मशीनें हैं और 10 मजदूर है, 2 कैपिटल के यूनिट है और 10 यूनिट जो है वो लेबर के. गौर से देखिए, 10 मजदूर और 2 मशीनें मिलके 100 मार्कर बनाते हैं. हम ये अज्यूम कर लेते हैं,
मैं आपके लिए, आपको समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूँ, 2 मशीनें और 10 मजदूर मिलकर 100 मार्कर बनाते हैं। अब देखें, अगर 2 मशीनें और 9 मजदूर से 100 मार्कर बन जाएं, तो फिर 10 मजदूर और 2 मशीनों का जो इनपुट का कॉम्बिनेशन था वो एफिशिएंट नहीं था, ठीक है। या अगर ए जो है वो एक, यानी कि हमने फिक्स किया कि कैपिटल फिक्स है, कितने 2 मशीनें थी, 2 ही रही, और लेबर 10 थे ना, उनको 9 किया, राइट। अगर 9 मजदूर और 2 मशीनें मिलके 100 मार्कर बना दें, तो इसका मतलब है कि 10 मजदूर और 2 कैपिटल के जो यूनिट थे वो एफिशिएंट ना थे, राइट, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट नहीं थे। फिर गौर करें इसको, इसका मतलब ये है अगर 9 मजदूर और 2 कैपिटल मिलकर जो है वो 90 मार्कर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय कीपिंग वन फैक्टर कैपिटल फिक्स, जब लेबर को हमने कम किया तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन भी कम हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस कॉम्बिनेशन यानी 2 and 10, 2 कैपिटल और 10 लेबर का था, वो क्या था, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट था, वो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट था, राइट। और अगर एक मजदूर कम करके और 2 कैपिटल के यूनिट लगा के प्रोडक्शन फिर 100 है, तो इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट नहीं था। अब हमने देखना 9 मजदूर और 2 मशीनें, क्या ये एफिशिएंट है, तो फिर क्या कैपिटल को थोड़ा और कम करके देखेंगे, 8 कर लेंगे। जब मजदूर 8 किए, मशीनें 2 है और प्रोडक्शन अब मेंटेन नहीं रख रही 100 से कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 9 मजदूर और 2 मशीनें जो है टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट थी, राइट। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन आउटपुट बाय डिक्रीजिंग एनी वन इनपुट होल्डिंग अदर इनपुट्स कांस्टेंट, द प्रोडक्शन इज टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट। होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। नाउ टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के बाद दूसरी एफिशिएंसी इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी occurs when the firm produces a given level of output at the least cost. Economic efficiency occurs when the firm produces a given level of output at least cost. अच्छी तरह समझें, economic efficiency occurs when the firm produces a given level of output at least cost. कम से कम खर्चा करके, क्या कम से कम कॉस्ट करके किसी जो है वो चीज को प्रोड्यूस करना, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, राइट। Now, the difference between technological and economic efficiency क्या है, is that technological efficiency is concerned with the quantity of input used in the production for a given level of output, whereas economic efficiency is concerned with the cost of the input used. Economic efficiency cost की बात करती है, right? और technological efficiency जो है वो आपकी क्वांटिटी की बात करती है। उधर क्वांटिटी है टेक्नोलॉजी के अंदर, इधर कॉस्ट है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजिकल and economic efficiency is that technological efficiency is concerned with the quantity of input. What is that? Quantity of input used in the production for a given level of output, whereas economic efficiency is concerned with the cost of input. वहां पे क्या था, क्वांटिटी ऑफ इनपुट, 2 मशीनें और 10 मजदूर, ये क्या थी, क्वांटिटी थी। और यहाँ पे क्या होगी, कॉस्ट की बात होगी, यानी कि 10 मजदूरों को कितने पैसे मिले, ठीक है, ये मजदूरों की कॉस्ट, और कैपिटल का कितना रेंट मिला, ये कैपिटल की कॉस्ट है। या इकोनॉमिक एफिशिएंसी कंसर्न है कॉस्ट के साथ, और टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी नंबर्स के साथ है, ठीक है। फिर गौर कीजिए, हमने वो पीछे एग्जांपल जो आपको दी थी, हाइपोथेटिकली हमने बनाया था कि 10 मजदूर और 2 मशीनें मिलकर प्रोडक्शन देती हैं 100 मार्कर, राइट। और टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट कब होगा, 10 मजदूर और 2 का कॉम्बिनेशन जब होगा जब 9 मजदूर और 2 मशीनों के साथ जो आउटपुट 100 है मेंटेन ना रखी जा सके, कम हो जाए। इसका मतलब है कि जो 10 मजदूर और 2 का था टेक्नोलॉजिकली क्या था, एफिशिएंट था, उसमें नंबर्स की बात 10 और 2 की बात है। इधर कॉस्ट की बात होगी। कॉस्ट क्या, यानी कि जो मजदूरों को वेज दी जा रही है और जो कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ये कॉस्ट होगी ना उसकी, रॉ मटेरियल वगैरह की, ये उसकी कॉस्ट होगी। यहाँ पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है कि आप जो है वो कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है उसकी बात कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ इनपुट। बेशक मजदूरों के नंबर बढ़ जाए, 12 से 14 हो जाए, राइट, लेकिन अगर कॉस्ट कम हो गई है तो हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी कहेंगे, ओके।
नाउ an economically efficient production process also is technological efficient. Economic जो है वो technological automatically होगा. However, a technological efficient process may not be economical efficient. ठीक है, क्योंकि technological numbers की बात करता है और economic cost की बात करता है. ठीक है, cost of production की बात करता है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि technological efficient process may not be economical efficient. However, an economic efficient production process also is technological efficient. Okay. Now, change in the input prices influence the value of input, but not the technological process for using its production. Okay, that is the reason. Now, information and organization. A firm organizes production by combining and coordinating productive resources using a mixture of systems. और से देखें, फिर देखें से a firm organize production by combining and coordinating productive resources using a mixture of system. Okay, कैसे? Command system भी हो सकता है, incentive system भी. ठीक है, so दो सिस्टम है, command system और incentive system. तो कमांड सिस्टम भी फर्म के जरिए से फर्म जो है ऑर्गेनाइज करती है और इंसेंटिव सिस्टम से भी ऑर्गेनाइज करती है. ठीक है, नाउ विल डिस्कस वन कमांड सिस्टम. हम पहले डिस्कस करेंगे. अ कमांड सिस्टम यूज्ड अ मैनेजरियल हायरार्की. राइट, कमांड सिस्टम क्या इस्तेमाल करती है? ये जो मैनेजरियल हायरार्की होती है वो बोला क्या होती है? असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर, ये मैनेजरियल हायरार्की है. ऊपर से हुक्म नीचे की तरफ आता है, काम होके नीचे से ऊपर की तरफ जाता है. कमांड सिस्टम यूजेस अ मैनेजरियल हायरार्की. Now, command passes downward through the hierarchy and information passes upward. ऊपर से कमांड आती है कि देखिए जी कल हमारी मार्केट के अंदर डिमांड कितनी होगी. ऊपर से क्या आई? कमांड आई. मैनेजर ने डिप्टी मैनेजर ने जो है वो असिस्टेंट मैनेजर ने आगे फील्ड वर्कर से कहा, फील्ड वर्कर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, असिस्टेंट मैनेजर को दी, उसने डिप्टी मैनेजर ने मैनेजर को दी और उसने एंटरप्रेन्योर को दी. सो नीचे की तरफ क्या आया? कमांड. ऊपर की तरफ क्या आ गया? इंफॉर्मेशन. राइट, सो पहला इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है? कमांड सिस्टम. राइट, दूसरा क्या है? इंसेंटिव सिस्टम. वी आर डिस्कसिंग कमांड सिस्टम. सो कमांड सिस्टम यूजेज a managerial hierarchy. So command passes downward through the hierarchy and information passes upward. Means feedback मिलती है. Okay. Now, these systems are relatively rigid and can have many layers of specialized management. Right. ये पुराना सिस्टम है, रिजिड है. इसमें आपको मालूम है कि ये इसी तरह से जो है वो हायरार्की के जरिए से हुक्म नीचे की तरफ आता था और इम्प्लीमेंटेशन ऊपर की तरफ जाती थी. ठीक है जी, दिस सिस्टम आर रिलेटिवली रिजिड. इसके अंदर रिजिडिटी है. राइट, आप चेंज नहीं ला सकते. एंड कैन हैव मेनी लेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट. उसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट की लेयर्स होती हैं. नाउ, इंसेंटिव सिस्टम. An incentive system use a market-like mechanism to induce worker to perform in ways that maximize the firm's profit. Okay. Now, mixing the system. अब कमांड को और मार्केट सिस्टम इन दोनों को मिक्सिंग की बात कर रहे हैं. Most firms use a mix of command and incentive system to maximize the profit. They use command where it is easy to monitor, right, performance. वो वहाँ पे कमांड का सिस्टम जब इजी टू मॉनिटर है, यू कैन सी व्हाट इज, मतलब विद इन ऑफिस जो है आप जो कमांड देते हैं आप मॉनिटर कर सकते हैं कि जो आपने कमांड दी वो काम होना शुरू हो गया. राइट, और व्हेन अ स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द आइडियल परफॉर्मेंस इज वेरी कॉस्टली. ठीक है जी, उस वक्त का क्या इस्तेमाल करते हैं? कमांड सिस्टम. ओके. नाउ दे यूजेस इंसेंटिव व्हेनेवर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल और टू कॉस्टली टू बी वर्थ डूइंग. यानी कि सेल्समैन मार्केट में गया चीज को बेच रहा है. राइट, तो आप उसको किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं? अगर आप मॉनिटर करने की कोशिश भी करें कैमरा या किसी जरिए से तो वो बहुत कॉस्टली होगा. सो वहां पर इंसेंटिव, यानी कि जो मार्केट के अंदर या जो जिसको मॉनिटर करने में दिक्कत है या प्रॉब्लम है वो आपका वहां पर क्या करेंगे? इंसेंटिव वाला जो है वो मेथड अपनाएंगे. और जहां पर आप यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग राइट विद इन ऑफिस या अगर स्मॉल स्पेस के ऊपर है तो आप देख पा कि क्या वर्कर को आपने जो कमांड दी है वो उसके ऊपर उसकी परफॉर्मेंस शुरू कर दी है तो इट इज ओके देयर. हाउएवर व्हेन जब आप उनको मॉनिटर नहीं कर सकते तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू यूज द इंसेंटिव सिस्टम. ओके, सो मिक्सिंग द सिस्टम, दैट दिस इज हाउ यू मिक्स द सिस्टम.
Now, the principal agent problem. The principal agent is the problem is a problem of devising compensation rule that induce an agent to act in the best interest of the principal. ये principal agent problem का उसका problem क्या है? Principal agent problem किसको कहते हैं? ये वो problem है जो compensation के rule जो है वो ऐसे rule बनाए जाएं जिससे induce हो agent कि वो इस तरह से काम करे जो प्रिंसिपल यानी कि जो मालिक है, जो ओनर है, जो प्रिंसिपल है, उसका जो है उसके जो प्रॉफिट है, जो उसका बेस्ट इंटरेस्ट है, वो उसको मैक्सिमाइज कर सके. तो प्रिंसिपल एजेंट्स प्रॉब्लम क्या होता है? इज द प्रॉब्लम ऑफ devising compensating rule that induce an agent to act in the best interest of the principal. कोई ऐसा रूल बनाना जिसकी मदद से प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स के ज्यादा कर सके उसका जो है वो एम्प्लॉय, राइट. सो इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम. नाउ फॉर एग्जांपल द स्टॉक होल्डर ऑफ अ फर्म आर द प्रिंसिपल एजेंट and the manager of the firm are their agents. Manager agent है और stock holder जिसका stock है वो क्या? Principal. Now, coping with the principal agent problem, how they can cope with it? 3 ways of coping with the principal agent problem are: number 1, that is ownership; number 2, that is incentive pay; number 3, it is long-term contract. Okay, so ये 3 तरीके हैं प्रिंसिपल एजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. याद है ना प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है क्या? वो ये है कि वो कौन से रूल किस तरह से बनाए जाएं जो कि आपके वर्कर्स को इस बात पे मजबूर करें कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें और एंटरप्रेन्योर का या प्रिंसिपल का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर सके. ठीक है, तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन है वो 3 तरह से सॉल्व किया जा सकता है. ओनरशिप दी जा सकती है, इंसेंटिव दी जा सकता है, या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है. ठीक है, अब देखें. ओनरशिप ऑफन ऑफर टू मैनेजर्स गिव द मैनेजर एन इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज द फर्म प्रॉफिट व्हिच इज द गोल ऑफ द ओनर द प्रिंसिपल, राइट. सो आपको समझ आइए, यानी कि मैनेजर्स को ओनरशिप दे दी जाती है, शेयर दे दिया जाता है कि ओके डू दिस, यू विल गेट द शेयर. तो ओनरशिप ऑफन ऑफर टू द मैनेजर्स गिव द मैनेजर एन इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ फर्म व्हिच इज द गोल ऑफ द ओनर. ओनर कौन है? प्रिंसिपल. ओके. Now, दूसरा incentive pay links manager or worker pay to the firm performance and help align the managers and worker interest with those of the owner, the principal. Okay. Third, the long-term contract can tie manager or worker long-term reward to the long-term performance of the firm. Right. This arrangement encourages the agent to work in the best long-term interest of the firm's owner, the principal. Okay. Now, types of business organizations, right? So this is the last topic, today's last topic. Okay, the types of business organization. There are 3 types of business organizations. 1, proprietorships; 2, partnerships; 3, corporations, right? So we'll discuss one by one. What is proprietorship? A proprietorship is a firm which a single owner who has unlimited liability or legal responsibility for all debts incurred by the firm up to an amount equal to the entire wealth of the owner. यानी कि proprietor एक बंदा मालिक है, ठीक है, ये single owner है who has to unlimited liability, सारी liabilities उसकी हैं, legal responsibility उसकी है, तमाम तर मसाइल जो फर्म देखती है, ठीक है जी, और वो जो उसकी तमाम तर यानी कि आप इस तरह से कह सकते पूरी की पूरी उसकी वेल्थ ऑन स्टेक होती है. ओके, प्रोप्राइटरशिप. द प्रोप्राइटर आल्सो मेक मैनेजमेंट डिसीजन एंड रिसीव द फर्म्स प्रॉफिट. प्रोप्राइटर जो है वो खुद ही मैनेजमेंट के डिसीजन करता है और प्रॉफिट रिसीव करता है. तो प्रॉफिट्स आर टैक्स द सेम एज द ओनर अदर इनकम. इनके प्रॉफिट जो है उसको इसी तरह से टैक्स किया जाता है जिस तरह से उस प्रोप्राइटर की दूसरी इनकम को टैक्स किया जा रहा है. इनके एक इनकम टैक्स टाइप चीज होती है, राइट. नाउ, पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज अ फर्म विद 2 or more owners who have unlimited liability. अब जो प्रोप्राइटरशिप थी उसमें तो एक था, जो पार्टनरशिप है वो कम से कम 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और सारी लाइबिलिटी उन 2 या 2 से ज्यादा जितने भी पार्टनर्स हो उन पर होती है.
नाउ पार्टनरशिप मस्ट एग्री ऑन अ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड हाउ टू डिवाइड अप द प्रॉफिट। वो पार्टनरशिप पहले से तय करती है कौन कौन सा काम करेगा और किस तरह से प्रॉफिट डिवाइड होंगे। और प्रॉफिट्स फ्रॉम पार्टनरशिप्स आर टैक्स्ड एज द पर्सनल इनकम ऑफ ओनर। ये पार्टनरशिप के अंदर भी जो टैक्स है वो उसी तरह से टैक्स लगते हैं जिस तरह से ओनरशिप यानी कि प्रोपराइटर की इनकम टैक्स होता था, ठीक है, दूसरी आमदनियों की तरह से इस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो पहली टाइप होगी प्रोपराइटरशिप, दूसरी होगी पार्टनरशिप। प्रोपराइटरशिप एक होता है, वही मैनेजर होता है, तमाम डिसीजन उसी ने करने होते हैं, और बिजनेस कामयाब होने की सूरत में सारा प्रॉफिट उसका, बिजनेस नाकाम सूरत होने में सारा नुकसान उसका, उसकी पूरी की पूरी वेल्थ और वर्थ जो है ना वो एट स्टेक होती है। और पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं, लेकिन तकरीबन वही चीज होती है कि सारी की सारी लायबिलिटी दो या जितने भी पार्टनर्स हो उन पर होती हैं, राइट। और टैक्स जो है वो उनको जो है उनको एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करना है कि कौन सा पार्टनर क्या काम किया करेगा और प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो वो क्या है, ठीक है। जब ये तय हो गया और फिर उनको जब इनकम मिल गई उसके ऊपर उसी तरह से टैक्स लगेगा जिस तरह से नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, ओके। नाउ कॉर्पोरेशन, अ कॉर्पोरेशन इज ओन्ड बाय वन or more stockholder with limited liability, which means the owner have legal liability only for the initial value of the investment. उसकी legal liability initial value की होती है, उसके बाद जितने भी उसके बिजनेस फैलता है या उसके शेयर्स बढ़ते हैं उसके ऊपर उसकी कोई liability नहीं होती। Now the personal wealth of the stockholder is not at the risk if the firm goes bankrupt. फर्म डूबी तो वो उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ही डूबेगी, बाकी नुकसान किसका होगा, शेयर होल्डर्स का होगा, जिन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं या जो जिनकी वो कॉर्पोरेशन जिनमें जो है जिनके पास शेयर्स मौजूद है उन्हीं का नुकसान होगा, राइट। और जबकि इसके द प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन इज टैक्स ट्वाइस, वंस एज अ कॉर्पोरेशन टैक्स of the firm's profit and then again income tax paid by the stockholder receive their after tax profit distributed as dividends। समझने की बात, एक तो वो प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में तो हमने गौर किया ना कि टैक्स एक दफा ही लगता है, वो उसी तरह से जिस तरह से एंटरप्रेन्योर या प्रोप्राइटर या वो जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको इनकम टैक्स लगता है वो एक दफा। इधर क्या होता है, इधर तो पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स लग जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स लगने के बाद जो बचता है वो सब में जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। डिविडेंड्स एज अ डिविडेंड उनको डिवाइड हो जाता है, उनका शेयर उनको मिल जाता है, ठीक है। और फिर जब वो शेयर मिलता है उसके ऊपर उन सारे शेयर होल्डर को टैक्स लगता है, तो ये ट्वाइस दो टैक्स हो गए ना, एक इनकम टैक्स हो गया, एक कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ऑलरेडी वो पैसे जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स जिन पे लग चुका था वो डिस्ट्रीब्यूट होके एज अ डिविडेंड जब उनको मिले उनको स्टॉक होल्डर्स को, तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगा, इनकम टैक्स, ओके। सो ये ट्वाइस टैक्स होते हैं, ऑलराइट। नाउ तो प्रोस एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म, ठीक है। Each type of business organization advantage and disadvantages we will see one by one. That is, सबसे पहले proprietorships ये easy होता है, easy to set up, 1% decision, let's start the business, business start करता है, ठीक है। Managerial decision making was very simple. He is himself owner, he is himself manager, very quick decision, right? Now profits are tax only ones. हमने आपको बताया था, ठीक है। और but bad decision made by the manager are not subject to the review. अब ये जो बैड डिसीजन, एक बैड डिसीजन वो फर्म डूब गई, ये उसका जो है वो नुकसानात में आता है, ठीक है, ड्रॉबैक्स में आता है। किसकी ड्रॉबैक्स में, ये ड्रॉबैक किसकी है, ये ड्रॉबैक है प्रोप्राइटरशिप की। कौन सी, एक डिसीजन डुबो देता है, देन द ओनर्स एंटायर वेल्थ इज एट स्टेक। बिजनेस डूबा, ओनर की तमाम वेल्थ खत्म हो गई, राइट। द फर्म डाइज व्हेन द ओनर डाइज, राइट। जब ओनर गया फर्म खत्म, right। Now we'll discuss the partnership. Partnership are easy to set up, employ diversified decision making process। Partnership के अंदर then can survive the death or withdrawal of the partner। एक मर गया खुदा न खास्ता या छोड़ गया तो वो बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। Profits are taxed only once, लेकिन but partnership make attaining a consensus about the managerial decision difficult, okay। Now place the owner's entire wealth at risk। इसमें भी ओनर की सारी wealth रिस्क पर होती है। Now the withdrawal of a partner
might create a capital shortage. अगर एक पार्टनर चला गया तो मुमकिन है दूसरे पार्टनर के पास इतना कैपिटल ना हो कि वो बिजनेस को चला सके. Now, corporation offer everlasting life. हमेशा की everlasting life. Sorry, corporation offers everlasting life. Limited liability for its owner. Owners के लिए बहुत limited liabilities होती हैं इसमें. Large scale and low cost capital that is readily available. Large scale की बात हो रही है. Okay? तो इसका मैनेजमेंट प्रोफेशनल होगी, राइट. कॉर्पोरेशन के अंदर यू कैन हायर अ प्रोफेशनल मैनेजर जिनके डिसीजन के गलत उनके इम्कानात बहुत कम होते हैं. देन लोअर कॉस्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स. लंबे अरसे के लिए लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, न सिर्फ वो आपके साथ फिर लॉयल भी होते हैं बल्कि कॉस्ट भी कम हो जाती है. No, but a corporation's management structure may lead to slower and expensive decision making. देखिए ना, हायरार्की बहुत ज्यादा होती है उसमें, बहुत सारे ऑफिसर होते हैं तो वो डिसीजंस जो हैं वो लेने में जो क्विकली यू कैन मेक डिसीजन वो इसमें नहीं होता, राइट. यू हैव टू कंसल्ट लॉट ऑफ पीपल टू कंक्लूड एनीथिंग. ओके. प्रॉफिट इज टैक्स ट्वाइस. ये भी इसका ड्रॉबैक है. कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर income. So these are two types of taxes which every firm have to face. Now, market and the competitive environment. Economists identify 4 market types. We'll discuss it today, right, briefly, and then we will go through these all topics one by one in different lectures. So economists identify 4 market types. The very first market type is perfect competition. The second one, monopolistic competition. The third one is oligopoly. The fourth one is monopoly. Okay, so these are the 4 market types which are identified by the economists. Now we'll discuss about perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and monopoly one by one very briefly today. However, हम परफेक्ट कंपटीशन को एक पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे, मोनोपोली को भी इसी तरह पूरे लेक्चर में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में को भी और ओलिगोपोली को भी पूरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. होपफुली नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो परफेक्ट कंपटीशन जो है मार्केट जो है उसको हम पढ़ेंगे. ओके. नाउ परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विद मेनी फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. Each sells an identical product. हर फर्म एक तरह की ही चीज प्रोड्यूस करती है, राइट, लाइक होमोजीनियस गुड्स. ओके. देन थर्ड, मेनी बायर. इसमें 2 चीजें, लार्ज नंबर ऑफ फर्म और लार्ज नंबर ऑफ बायर. बायर भी बहुत सारे होते हैं और फर्म्स भी बहुत सारी होती है. ईच सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मीन होमोजीनियस गुड, बिल्कुल एक तरह की. ओके. नाउ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म टू द इंडस्ट्री. अगर कोई फर्म उस इंडस्ट्री में आना चाहे आ जाए, कोई जाना चाहे चली जाए, नो इश्यूज एट ऑल, राइट. बोथ फर्म्स एंड बायर आर वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्राइस एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म इन इंडस्ट्री. न सिर्फ बायर को इज वेल इन्फॉर्म्ड व्हाट इज द प्राइस, seller also know what is the price. Nobody can cheat you. Everybody is very fair. Your price and output is determined by demand and supply forces, and that the price which is determined, right, about that price not only buyer but the seller is very well aware. So hence this price, ये जो market ने price demand और supply forces ने price determine किया वही prevail करेगी. Okay. Second one is monopolistic competition. Monopolistic competition is a market structure with many firms. Each firm produce similar but slightly differentiated product called product differentiation. Okay, चीज वही होती है लेकिन उसमें थोड़ी सी फर्क डाल दिया जाता है, slightly differentiate कर दिया जाता है. Then each firm possesses an element of market power. हर फर्म के पास एक element market power का मौजूद होता है. No restriction on entry of new firm to the industry. को आना चाहे no problem at all, free entry. Now, oligopoly. That is a market structure in which a small number of firms compete. Small number of firms compete, right? The firm might produce almost identical products or differentiated products. एक सी भी हो सकती है, differentiated भी हो सकती है. Barriers to industry limit entry into the market. The last one is monopoly. Monopoly is a market structure in which
one firm produces the entire output of industry. There is no close substitute for the product, and there are barriers to entry that protect the firm from the competition by entering the firm. This was the today's lecture, most important lecture. आपने इसको अच्छी तरह से देखना है और इसको बड़े गौर से एक एक स्लाइड को बार बार देखिए और गौर कीजिए, खास तौर पे आखिरी 4 स्लाइड्स जो हमने आपको बताई कि जो मार्केट के स्ट्रक्चर है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और आपकी ओलिगोपोली और मोनोपोली। अब देखिए ये चारों को हमने सेपरेट किस तरह से किया वो हम बता देते। अगर एक फर्म हो, जस्ट एक फर्म पूरी की पूरी सप्लाई दे रही हो, मोनोपोली, और अगर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हो तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट। और अगर फ्यू फर्म हो वो ओलिगोपोली, और मोर देन फ्यू हो तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं उनकी बेस पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मार्केट की कौन सी टाइप है। सो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हमारी आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम आपको परफेक्ट कंपटीशन बड़े तफसीलन पढ़ाएंगे, उसका प्रॉफिट किस तरह से डिटरमिन होता है, कॉस्ट किस तरह से डिटरमिन होती है, और किस तरह से फर्म 5 वो फैसले जो आज हमने देखे हैं, क्या प्रोड्यूस करेगी, कितना प्रोड्यूस करेगी, राइट। ये वो सारे फैसले किस तरह से किए जाते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।